नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब बीजेपी मंथन करने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक कल होने वाली है और उसको लेकर तमाम तैयारियां। उन सब के बीच सवाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पाटिल इस बैठक में विशेष रूप से आ रहे हैं प्रशिक्षण देने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान के यहाँ राजस्थान की राजनीति में राजस्थान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आने के क्या मायने हैं और तमाम जो केंद्रीय मंत्री राजस्थान के हैं वो पहुंचेंगे। उसके अलावा पूरी राजस्थान की बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ इस कार्य समिति की बैठक में होने वाला है। उपचुनावों को लेकर बड़ी इस वक्त चिंता है बीजेपी की, क्योंकि आसान नहीं है। सीट 5 है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए इन सीट पर मुकाबला करना। और 2 सीट पर तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर बीजेपी के सामने 2 राजनीतिक दलों का गठबंधन होगा, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन 3 सीट पर जहाँ सीधा मुकाबला है, वहाँ पर बीजेपी किस तरह से फाइट करती है, प्रदेश अध्यक्ष की कैसे आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहती है, पार्टी में और भी सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा फैक्टर जो है, वो इस कार्य समिति की बैठक में कितना असर छोड़ेगा, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, पार्टी के भीतर की जो ये तनातनी है, ये क्या इस बैठक में दूर होगी? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूँढने की कोशिश हम अगले इस हमारे खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमानों के साथ करते हैं। हमारे साथ नवीन शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, यशवर्धन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी और डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नवीन शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कुछ होने जा रहा है इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बृहत कार्य समिति की बैठक 13 तारीख को यानी कल गुलाबी नगर के जेईसीसी कैंपस में होने जा रही है। पूरे प्रदेश भर से तकरीबन 8,000 डेलीगेट्स इसमें भाग लेंगे। प्रखंड स्तर से, मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, प्रदेश नेतृत्व तक के कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दुष्यंत गौतम जी केंद्र की ओर से इस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने वाले हैं। विशेष रूप से राजस्थान से जयपुर कैबिनेट में चुने गए मंत्रियों और माननीय सांसदों के अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ रहने वाला है और प्रदेश के विकास को लेकर नई रणनीति तय करना, बजट के लिए बजट में जो महत्वपूर्ण निर्णय माननीय श्री मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए हैं उनकी सराहना करना, उनकी तैयारी करना, ये सब इसका एजेंडा रहने वाला है। ये बैठक आगामी कार्य योजना पर चर्चा की बैठक रहेगी, समीक्षाएं होंगी, पुनर्विचार होंगे। कुल मिलाकर बृहत कार्य समिति की जो बैठक है ये एक ऐतिहासिक बैठक रहने वाली है। जी, इस ऐतिहासिक बैठक में शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में लगातार जीत का मंत्र अपने प्रदेश की बीजेपी टीम को दे पा रहे हैं, क्या वही मंत्र देने के लिए उन्हें विशेष रूप से राजस्थान बुलाया गया है, क्योंकि राजस्थान में इस मंत्र की बेहद जरूरत है? जीत का मंत्र दरअसल विकास और पब्लिक की, जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना रहता है। संभवतया माननीय शिवराज सिंह चौहान अपनी जनता की अपेक्षाओं पर सदैव खरे उतरे होंगे, तो ये जीत का मंत्र है। तो अवश्यंभावी मैं ये कहूंगा कि वो जीत का मंत्र भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी फॉलो करेगी और विजयी हासिल करेगी। जी, यशवर्धन सिंह जी, सत्तारूढ़ पार्टी इतनी जबरदस्त ढंग से एक्टिव है। एक तरफ सरकार बजट और बजट के बाद प्रभारी मंत्रियों की तैनाती और तमाम जो प्रयास है उनमें जुटी है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के स्तर पर भी संगठन में जितनी मजबूती दिखाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को कहीं कोई चिंता, डर, चुनौती महसूस हो रहा है? मीना जी, इस मामले में तो कोई भी विपक्षी दल किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता और वही हम भी कर रहे हैं। हम भी पूरी मजबूती से
जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारी तैयारी कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले लगभग हर चैनल ने, मैं जिस भी डिबेट पे जाता था तो बड़े इस तरीके से कहते थे कि आप लोग तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं, आप देखिएगा। और मेरे ख्याल से मेरी बात सही निकली, 25 में से हम 11 सीटें जीते और वही इन 5 उपचुनाव में होने वाला है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह जी को बुलाया गया है मध्य प्रदेश से और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल से वो भाजपा में टॉलेस्ट लीडर हैं, बड़े सबसे बड़े लीडर वही हैं जो लगातार जीत डिलीवर कर रहे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि अपने सबसे बड़े पत्ते को चलाया गया और हम स्वागत करते हैं उनका। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा और जनता असल मुद्दों पर वोट देगी। मतलब सबसे बड़े पत्ते को चलाया गया है, शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा पत्ता बता रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ बुलाने के मायने अर्थ क्या है? वसुंधरा राजे लगातार अनुपस्थित, बजट के दिन भी अनुपस्थित, किरोड़ीलाल मीणा छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अगर इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आते हैं तो एक सीधा सीधा संदेश देने का प्रयास है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। देखिए, शिवराज सिंह को तो मध्य प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा, परिस्थितियां वहां बदल गई। उन्होंने निश्चित रूप से काम बहुत अच्छा किया था, इसके बावजूद भी उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाकर दिल्ली बुला लिया गया कि उन्हें नए मुख्यमंत्री जी जो बने हैं उनको सक्सेस करना है, तो उनको हटा दिया गया। अब यहाँ वसुंधरा राजे को हटाए जाने पे बाद भजनलाल जी अपने स्थिति को और सुदृढ़ कर सकते हैं। अब उनके साथ सत्ता और संगठन में समन्वय की स्थिति ठीक नहीं है। बार बार ये बात आ रही है खुल करके सामने, देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री जी सत्ता के प्रोग्राम में तो जाना पसंद करते हैं, संगठन के प्रोग्राम में जाने से आजकल कतराते हैं। निश्चित रूप से कल वो सारे मंत्रियों को और जिस प्रकार से 8,000 जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बुला करके एक अपने वाली स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 11 सीटें जाने के बाद भाजपा घबराई हुई है कि 5 उपचुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि 5 उपचुनाव तो इनके हिस्से के तो है ही नहीं। वो तो पहले से ही 2 तो गठबंधन के पास है, तीसरे 3 कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में अब ये जीतेंगे कितने पे? ये तो अब ये तो कहते हैं 5 की 5। मैं पहले भी देखेगा, अभी यशवर्धन जी कह रहे थे, यशवर्धन जी मैं कहता था कि 25 की 25 सीटें नहीं जीतेगी, और मैं तो कहता था अंडर करंट है तो 10 से 11 सीटें हार जाएगी, ये मैं कहता था फ्लोर पर। तो बीजेपी के लोग कहते थे आप क्या कह रहे हो? तो मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं कह रहा। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने चुनाव लड़ा इस बार, उसको स्वीकार आपको करना चाहिए, क्योंकि आप तो कैंडिडेट देने में स्थिति हिचक रहे थे। बहुत सारे आपके कैंडिडेट लास्ट में आपने भी बदले, कुछ जो बदलने चाहिए थे स्थितियां, और आपने भी उनको लोगों को चुनाव लड़ाया जो बीजेपी के थे, आपने लड़ाया। और जीतने के लिए लड़ाते, हारने के लिए कौन लड़ाता है? अगर आप राहुल कसबा को ले गए नहीं होते तो बीजेपी की स्थिति अच्छी होती। जिस तरह से राहुल कसबा को ले जाने के बाद आपने एक वर्ग विशेष को नाराज करा करके आप बहुत अच्छे हो लिए, क्योंकि आपके प्रदेश से उस वर्ग से आते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने नाच गाना करके अपनी स्थिति को, आप भी मैं देख रहा था कि जब आप स्वागत सत्कार कर रहे थे, दोनों सांसद आए नहीं, आप केवल आपने अमरा राम तो आया, बाकी आपके सांसद दोनों नहीं आए। क्यों नहीं आए ये आप जानो, क्योंकि आने वाले चुनाव में वो चाहते हैं कि कांग्रेस को हमारी जरूरत है, हमको कांग्रेस की जरूरत कम है। तो निश्चित रूप से अब ये संदेश देने का काम कुछ करते हैं, जो भी ठीक है। कल आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने आज कहा कि टीकाराम जूली एससी से आते हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष उनको दबाने का काम करते हैं। भाई आप भी तो आज देखिएगा, देखिए मैं तो देख रहा था कि बीजेपी के जो जितेंद्र गोटवाल हैं वो कहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी दलित हैं, इसलिए उनको दबाने का काम किया जा रहा है। तो हमारा देखिए प्रतिपक्ष का नेता भी दलित है और शिक्षा मंत्री दलित है, तो अब यहाँ कौन किसको दबा रहा है मुझे नहीं पता। ये जातिगत राजनीति में दोनों ही पार्टी के लोग घुसकर करना क्या चाहते हैं, मुझे संदेश किस प्रकार का देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से कल जो आप कह रहे हो कि देखिएगा कि अब अभी तक हमारे महामंत्री जी तय हुए ही नहीं है, अभी काम चलाओ महामंत्री जी को भेजा जा रहा है। अब वो रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता किस स्थिति बनेगी। और निश्चित तौर पर इस प्रकार का कल वो ये भी देखिए ERCP जहाँ पर जो अभी बड़ा हॉल है, वहां पर बड़ी
बड़ी सभा करने जा रहे हैं। ये बात सही है श्याम सुंदर शर्मा जी कि संगठन महामंत्री का कुछ अता पता नहीं है। प्रभारी हमारे पिछले 4 महीने से अरुण सिंह जी हैं, लेकिन अभी आए नहीं हैं, बदले जाएंगे, इस तरह की बातें बहुत हो रही थी। तो नहीं, राजस्थान उसको तो बीजेपी भेज में दिया ना, उनको तो आंध्र प्रदेश भेज दिया ना। यहाँ कहाँ है प्रभारी? जी अब प्रभारी नहीं जी है। जी, अब लेकिन हमारे लेकिन प्रभारी को, टेम्पररी हमारी प्रभारी प्रभारी गौतम को भेजा है, दोषी हमारे गौतम को टेम्पररी भेजा है, और हमारा वही प्रभारी अभी तक तय वही नहीं किया है, क्योंकि वही हमारे यहाँ वही अंतर कलह की हाँ, स्थिति ज्यादा है। इसलिए इसलिए बिल्कुल। हम प्रभारी को तय कर पाने में तो अभी सक्षम बीजेपी नहीं हो इस पा रहे। वक्त बड़ी मतलब सत्ता में है, लेकिन उसके बाद भी संगठन में बीजेपी की स्थिति जो है वो बहुत मतलब जो सीपी जोशी हैं उनको उनके अलावा संगठन में प्रदेश के अध्यक्ष के अलावा इस वक्त संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी और वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, ये सब मिलकर जितना पार्टी में मतलब पार्टी का खेवनहार जिसको कहते हैं, वो इस वक्त एक केंद्र को राजस्थान पर नजर जरूर दौड़ानी होगी। शिवराज सिंह के आने से डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, बॉर्डर स्टेट है मध्य प्रदेश हमारा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और डॉक्टर रमन सिंह तीनों एक साथ किनारे किए गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जगह बना ली। डॉक्टर रमन सिंह ने भी अध्यक्ष बन के, स्पीकर बन के अपनी साख बचा ली किसी तरह। वसुंधरा राजे को पूरी तरह से पहले दरकिनार करना और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को यहाँ भेजना, इसके निहितार्थ क्या समझ में आते हैं आपको? मीना जी, शिवराज सिंह चौहान जब पीएम पद से हटाए गए थे तो वहां के लोगों को रोते हुए देखा था आपने, औरतों को रोते हुए देखा था, किस तरह से गले मिलकर रोई थी। आज एमपी में अगर लौट के आई है बीजेपी तो उसके पीछे लाडली बहना ही तो इम्पोर्टेंट है। तो बीजेपी, जो श्याम जी भाई साहब कह रहे थे कि अंतरकलह की स्थिति से गुजर रही है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, और सबसे बड़ी बात वसुंधरा राजे को एक्सेप्ट नहीं करने का कारण है वसुंधरा राजे की जो चौकड़ी है, जो उनके चारों तरफ है, चाहे उनका पीआर देखते हो, जो भी लोग देखते हो, वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो जो उन पर आरोप लगता है उसको सामना कर सके, वो उनकी छवि को वापस बना सके। जिस तरह के आरोप उन पे लगे, वसुंधरा जी पे 8 PM नो सीएम, और जो दूसरे तरह के 500 करोड़ का घोटाला, और ये जिम्मेदारी किस पे थी? आज वसुंधरा जी की ये स्थिति करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक तरफ आप शिवराज जी की तुलना कर रही है वसुंधरा जी से, तो दोनों की जो कार्य प्रणाली है, जिनों का जो वर्किंग स्टाइल है, उसको भी तो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। इनकी जो चौकड़ी थी, इन्होंने इनको पूरा डुबो के रख दिया वसुंधरा जी को। वसुंधरा जी की ऐसी छवि बना दी कि वो लाख कोशिश के बावजूद भी उभर नहीं सक रही, उस छवि से बाहर नहीं आ सकती। नंबर 2, मीना जी, मैं एक बात और बता दूं, राजस्थान के जितने बड़े नेता हैं, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, और जो नामी नेता है, वो सब अभी साइड ट्रैक पे है। कोई भी, हाँ बिल्कुल साइड लाइन है, साइड ट्रैक पे है बिल्कुल, उनका कोई महत्व नहीं है। जबकि असली किरोड़ी लाल मीणा हो, ये सब नेता, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। अब जब ये रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो भजन लाल शर्मा को ऊपर से थोप कर आप कब तक खींच सकेंगे? ठीक है, पार्टी के अंदर ऊपर से दबाव है, पार्टी अनुशासित है, आरएसएस है, आरएसएस की भी हालत आपने देख ली, क्या कहना पड़ा जेपी नड्डा को, हमें जरूरत ही नहीं है। क्या आरएसएस के बगैर भारतीय जनता पार्टी खड़ी रह सकती? सोचने की बात है। आज भी आरएसएस का वर्कर कह दो ना कि बीजेपी के लिए काम नहीं करना, तो भी करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा करेगा, मगर करेगा, क्योंकि उसकी निष्ठा है। मगर जिस तरह से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, जिस तरह के हालात पैदा हुए, वो हालात भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छे नहीं है। लोगों में नाराजगी है, और नाराजगी भी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा लेवल पर है। आज बिल्कुल मीना जी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, सीपी जोशी ब्राह्मण से आते हैं, बाकी वर्ग कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ तो बैलेंस चलता है ना। लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ये देखिए कि ये कैसी विडंबना है कि सीपी जोशी तीसरी बार सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जितना संतुलित काम कर सकते थे काम भी किया,
लेकिन उनका दोष ब्राह्मण होना हुआ कि वो कैबिनेट मंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि राजस्थान के कोटे में वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है। तो ये एक विडंबना देखिए हमारी। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है मीना कि मीना जी, एक बात बता दूं मैं, एक हाँ, चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में जब आता है तब वो जातिगत संतुलन को बैठाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके आगे सीपी जोशी बाद के नेता हैं, उनसे पहले ओम बिरला वगैरह जो नेता है वो हाँ, सीनियर है उनके। ये तो यूथ जिस तरह से आए हैं ना, उस तरह से जो जो हालात बने हुए हैं, मेरी तो बहुत से लोगों से निजी चर्चा हुई है, अरुण सिंह से निजी चर्चा हुई, अर्जुन राम जी मेघवाल से निजी चर्चा हुई, जो मैडम आई है ये जो सह प्रभारी है उनसे निजी चर्चा हुई। तो जो हालात है ना उससे आप भाग नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी को उससे कॉप अप करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हालात ये है कि आज की तारीख में पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो फ्रंट लाइन में नहीं है राजस्थान में। राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, इसलिए अभी तक उनके बारे में पार्टी ने कुछ ऐसी स्थिति तय नहीं की जिससे कि वो उनकी क्षमता का पार्टी उपयोग कर सके। कल विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा इसका एक तरह से उपहास उड़ाया कि बड़े याद आ रही राजेंद्र राठौड़ की, वो बैठे हुए थे वहां पर। कम से कम गोविंद सिंह डोटासरा जैसे परिपक्व नेता को, क्योंकि अब परिपक्वता उनमें वैसे भी आ जानी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर इतना लंबा समय हो गया है। आप प्रतिपक्ष के नेता रहे हुए आपसे वरिष्ठ व्यक्ति को आपने चुनावी मैदान में हरा दिया, वो काफी है। आपको यहाँ आकर उन्हें चूटी काटने की शायद उतनी जरूरत नहीं थी, और आई एम श्योर आप सब इस बात से सहमत होंगे। बहरहाल मीना जी, बजट में जब लेखानुदान आ रहा था तब आपने देखे थे हालात क्या थे विधानसभा के। देवनानी जी को 25 बार खड़ा होना पड़ा था क्योंकि डिप्टी सीएम बार बार चूटी काट रही थी विपक्ष के ऊपर। तो ये तो हालात वहां बनते ही रहते हैं मैम। जी जी, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति विशेष को लेकर इस तरह टिप्पणी करना विधानसभा के भीतर, मैंने कहा ना चुनाव नहीं हुए तब तक आपने कुछ भी किया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, आपने राजेंद्र राठौड़ को घर बैठा दिया, अच्छी बात है, आपने चुनावी जीत ले ली। लेकिन अब कम से कम जब आप सदन में हैं और वहां पर बैठे हुए भी हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष दर्शक दीर्घा में, तो वहां पर उन्हें इतना, बहरहाल मैंने कहा ना ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे से वापस भ्रमित हो जाएंगे। वापस राकेश वशिष्ठ जी आपके पास आ रही हूँ। आज की तारीख में एक तरफ भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष जो है सीपी जोशी। बैठक कार्य समिति की जो है एक तरह से जिम्मेदारी सीपी जोशी की है, बैठक उनकी है, प्रदेश अध्यक्ष की है, मुख्यमंत्री तो सरकार का हिस्सा है। दरअसल तो सरकार, सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं। वो एक अलग बात है कि आज के राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से दोनों के कामों को मिला दिया है। लेकिन अब जब संगठन की बैठक यहाँ पर सीपी जोशी अपने कार्य समिति की कर रहे हैं और 8,000 से ज्यादा डेलीगेशन बता रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, यहाँ पर इस पूरी बैठक में जो एजेंडा है, एजेंडा क्या आप समझते हैं? एक तो एजेंडा है कि उपचुनाव है वो निकालना है, चर्चाएं कयास लगाए जा रहे हैं, पता नहीं किसको बदल दिया जाएगा। हालांकि ऐसी बैठकों में किसी को नहीं बदला जाता है, जो भी कयास लगा रहे हैं उन सबके मतलब एक और क्लैरिटी भी कर लेनी चाहिए। जो बदलाव होने वो तो वहां से होने हैं। इस बैठक का जो पर्पस है उपचुनाव और इसके अलावा पार्टी को मजबूत करने के प्रयास, इसमें ये जो दोनों लोग हैं वसुंधरा राजे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये जो दोनों के चैप्टर चल रहे हैं इस समय, वो इस बैठक को कितना प्रभावित करेंगे? देखिए मीना जी, ये जो पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए इसमें जो भाजपा की जो परफॉर्मेंस आई वो पार्टी के लिए बड़ी चिंताजनक रही, और उसमें खासतौर से कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट ना होना और अंदरूनी आंतरिक रूप से कुछ स्थलों पर पार्टी के लोगों द्वारा ही अपने कैंडिडेट का विरोध करना उनकी हार का ही मुख्य कारण था। और ये तो निश्चित है कि वसुंधरा राजे जी चाहे कितना भी हाथ पैर पटक लें, उनको वापस अब पावर में नहीं है। इसके कारण ये नहीं है कि वो उन्होंने आपके 500 करोड़ का घोटाला किया या कोई बात। उनका जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो मोदी का जो शपथ ग्रहण के दौरान जिस तरीका उनका व्यवहार रहा, बाद में जिस तरह की उनकी
सेंट्रल जो केंद्रीय नेतृत्व था उसके आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश हुई। ऐसे कई प्रकरण हुए जो कि उनको ना गुजरने लायक थे और गुजरना भी चाहिए था, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छी पार्टी के जो नेता हैं वो कोई भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी बड़े नेता जिसका प्रभाव तो है, तो इन्होंने अपने राजस्थान की 200 सीटों पर अपनी पैरेलल अपने समर्थकों का एक गुट बना रखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 10 साल से इन्होंने जिस तरीके से काम किया वो संगठन और सरकार दोनों को एक इन्हीं में समाहित था। कोई जैसा चाहते थे वैसा करते थे और एक उन्होंने पार्टी के हित की बजाय अपने हित को ज्यादा तरजीह दी थी। तो इसलिए आप भविष्य में इस बात की तो कोशिश नहीं कर सोचे नहीं कि वसुंधरा को कोई महत्वपूर्ण कोई जिम्मेदारी या कोई संगठन में मिल सकती है, वैसे नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या है कि इस तरह की जो मीटिंग हो रही है जिसमें शिवराज सिंह जी भी आ रहे हैं, शिवराज सिंह जी का आने का मकसद केवल यह है कि जो बैठक की गंभीरता है, जो बैठक का जो महत्व है वो बढ़ेगा और वो आकर इस बात की कोशिश करेंगे कि जो कार्यकर्ता जो निष्क्रिय रहे, जो काम नहीं कर रहे थे, उनको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। इस बात की भी कोशिश करेंगे जब आएंगे, तो जब नेता इस तरह के आते हैं, अपने श्याम सुंदर जी तो सब समझते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरा फीडबैक लेकर के आते हैं और उसी हिसाब से उन लोगों से भी बात करते हैं जिनके बारे में उनको फीडबैक मिल रहा होता है और कोशिश करते हैं कि कैसा जैसा भी है इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो शिवराज जी का आना है महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है। अब भजन लाल जी के सामने क्या दिक्कत है? अब तक जितने चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे अशोक गहलोत रहे, चाहे वसुंधरा राजे जी रही, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत रहे, जो मुख्य रहे, ये अपने राजनीतिक रूप से इतने कद्दावर थे कि वो पार्टी और संगठन पार्टी के संगठन और सरकार दोनों में इन्हीं का वर्चस्व चलता था। ये जिसको चाहते थे उसको प्रमोट करते थे, जिसको नहीं चाहते थे उसको डाउन कर देते थे। भजन लाल जी के सामने स्थिति दूसरी है। भजन लाल जी जिस तरीके से आए, शुरू में तो उस बात को उन्हीं के इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ा कि वो अपनी कोई पहचान बना पाए। आज की तारीख में श्याम सुंदर जी आज की तारीख में इसमें सत्य को जब हम इस बात पर डिबेट करते हैं तो कोई सत्य को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में जो संगठन की स्थिति है वो उनके काबू में नहीं है, उनका प्रभाव नहीं है। इनमें प्रभाव किसका है? मैं समझता हूं कि जोशी जी हैं, वो भी इतने प्रभावशाली नहीं है संगठन की दृष्टि से जो कि उनका दबदबा अपना कायम हो सके। संभावना इस बात की है कि शायद अध्यक्ष शायद तब्दीली कोई हो, कोई नए अध्यक्ष में सारी बातें हो। अब अगर ये जो कमजोरी है ना, ये भाजपा के लिए बड़ी दुखदाई है राजस्थान के अंदर। आगे क्या होगा, सरकार में वो कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, धीरे धीरे अपने कदम तो बढ़ा रहे हैं वो और उनकी पैठ बढ़ रही है सरकार के अंदर और उनकी स्वीकारता भी बढ़ रही है। संगठन में जब तक उनकी पकड़ नहीं आएगी तब तक राजस्थान के अंदर भाजपा सशक्त रूप से खड़ी नहीं हो पाएगी और भजन लाल शर्मा को अगर राजनीति में रह करके अपने मुख्यमंत्री का पद बचाना है तो उनको सक्रिय होकर संगठन में भी अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा। इसके बिना उनको काम नहीं चलना। यशवर्धन सिंह, आपके पास आ गई हूँ। यशवर्धन सिंह जी, नवीन जोशी जी जो है, नवीन शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता बीच में चले गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को और बीजेपी को लगता है कि आधे घंटे का शो हो तो बस 25 मिनट तक 20 मिनट तक वही बोले। सत्ता में जो है वो अगर सुनेंगे नहीं और सभी पक्षों को जानेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? मेरी बीजेपी के प्रवक्ता से और बीजेपी से ये विनम्र निवेदन है कि सुने भी। लेकिन यशवर्धन सिंह जी, वो अपनी पार्टी की कार्य समिति की बैठक की व्यस्तता का भी एक कारण हो सकता है। अभी हमें ग्रेस मार्क ये भी देना चाहिए। यशवर्धन सिंह जी, जब आप देखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार थी और आपकी सरकार में भी सत्ता और संगठन के बीच में, सत्ता और संगठन से ज्यादा जितने दिन अध्यक्ष रहे सचिन पायलट, तब तक सत्ता और संगठन में वैसे तीखी रार और उसके बाद भी जितनी परेशानी रही, आज आप बीजेपी को उसी परेशानी में देख रहे हैं। तो ऐसे में आप जब सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखते हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, राकेश वशिष्ठ जी ने कहा कि सीपी जोशी बड़े सरल सौम्य अध्यक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा बड़े बुलंद मुखर अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष अच्छे लगते हैं पार्टी को? मीना जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये बिल्कुल जेन्युइन इन प्राइवेट बात है, इन पर्सन बात है
कि मैं आदरणीय डोटासरा जी के साथ बैठा था, तो उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र राठौड़ साहब चुनाव जरूर हार गए, लेकिन मैं जेन्युइनली उनको मिस करता हूं इसमें विधानसभा में। तो वो जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल जेन्युइन उनका वो था, वो कटाक्ष में नहीं बोल रहे थे, वो इन पर्सन भी आप उनसे वैसे भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं मेरी तरफ से उसको बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मेरे उनसे संवाद जो हुआ उसमें भी उन्होंने बात बोली, वहां तो कोई तीसरा व्यक्ति भी नहीं था। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कह सकता हूँ कि ऐसे बढ़िया एग्रेसिव बढ़िया वक्ता और जो कार्यकर्ताओं में जोश भर दे, और जो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट की गई थी 400 पार कोई होपलेस सिचुएशन, फिर भी उन्होंने सब में जोश रखा, सब जगह जो भी उनको एक अलायंस करना था, किसी भी सिचुएशन में जाके उन्होंने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। और हम सब लोग बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करते हैं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास है। सीपी जोशी जी जो है, उनसे मेरा ज्यादा कोई कभी संपर्क रहा नहीं है, उनके बारे में बहुत सरल सौम्य है, शायद सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं, इतना तो मुझे मालूम है। उसके अलावा जो पकड़ है, तो अब तो देखिए मीना जी आप भी जानती हैं कि बीजेपी जो है वो पूरी दिल्ली से गवर्न है। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि आप बीजेपी में चंद्रवंशी नेता है सारे, जिनका सूर्य एक है, उस सूर्य की चमक जब तक रहती है वो चांद चमकता है, जिस दिन सूर्य अपने नजर फेर लेता है वो चांद डूब जाता है। तो अब ये सारे के सारे जो नेता हैं, इनके खुद का पर्सनल कोई क्लाउड नहीं है, इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग की स्थिति नहीं है, और ये कोई अपना कोई फैसला कर नहीं सकते। राजस्थान की जो सरकार है उसमें देख लीजिए आप, विधायक मंत्री की तरफ देखता है, मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ, मुख्यमंत्री जी सुधांशु पंत की तरफ, सुधांशु पंत जी दिल्ली में जो 6-7 जो आईएएस बैठे हैं डेस्क बना रखी है उनकी तरफ। तो यहाँ कोई डिसीजन मेकर है नहीं, होगा भी नहीं, मुझे लगता नहीं है। और जिस तरीके से जो आयरन हैंड से जो काम चल रहा है दिल्ली से, तो इन लोगों ने, अब ये शिवराज सिंह जी तो क्या है कि उनका पर्सनल जो क्लाउड है वो अच्छा था, उनकी इमेज अच्छी थी, वो मोदी जी से 5-6 गुना वोटों से जीत कर आ गए, इसलिए उनको मजबूरी में इनको केंद्र में मंत्री बनाना पड़ा। बाकी लगभग जो नेता हैं जिनकी थोड़ी बहुत कोई फॉलोइंग थी, उनको मोदी जी और अमित शाह घर बिठा चुके हैं। अब ये शिवराज सिंह जी का कोई योग है, भाग्य है कि इनका कोई है ना, तो इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी का भाग्य है या शिवराज सिंह जी की कार्यशैली है? ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जिसके पक्ष में जाता है वो कार्यशैली बताता है, और जिसके विपक्ष में जाता है वो किस्मत बताता है। बहरहाल बात ये है कि आज किस्मत तो उनकी ये है, किस्मत तो अच्छी है कि अभी तक वो, यानी उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, फिर भी वो सर्वाइव करके केंद्र तक पहुंच गए। बाकी नेताओं को छोड़ा नहीं गया। बात तो ये भी है ना कि 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद भी लालसा खत्म क्यों नहीं होती है? और वो शिवराज सिंह जी हो, चाहे 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रही वसुंधरा जी हो, चाहे वो 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे अशोक गहलोत जी हो, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि राजनीति में बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए भी अवसर होने चाहिए। लेकिन सवाल हम बीजेपी की कार्य समिति की बैठक से पहले बड़े बदलाव, जैसा मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर रही हूँ कि इस तरह की बैठकों में कोई फैसला बदलाव का नहीं होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। सीपी जोशी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है वो उनके पक्ष में नहीं जाते हैं। सवाल ये श्याम सुंदर शर्मा जी कि एक अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और दूसरे अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, एक बुलंद और मुखर और दूसरे एकदम सरल सौम्य। सवाल ये है कि अध्यक्ष पद से जब हट भी जाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा, तो उन्होंने इस अध्यक्षीय काल में अपनी जो इमेज और अपनी पूरी कांग्रेस की लीडर्स में, वर्कर्स में जो एक पहचान बनाई है वो उन्हें आगे भी पे करेगी। सीपी जोशी ने वैसा नहीं किया या वही नहीं बना पाए, वो उनके लिए नुकसानदायक मानते हैं आप? देखिए मीरा जी, आप बार बार कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा अच्छे अध्यक्ष रहे। अब इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो सत्ता लेके आए थे कांग्रेस की, यशवर्धन जी, उनकी बात ही नहीं कि पहली बार मैंने देखा कि अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी में मेरिट होटल में जिस प्रकार का खुशनुमा माहौल नेताओं में देखने को मिला, कभी मुझे यशवर्धन जी देखने को नहीं मिला। एक दूसरे नेता आप तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे वहां पर। वो साहब कह रहे थे किसको कौन क्या कह रहा था, आप बताओ, उनका अध्यक्ष जी की कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं पहले बैठ चुका, बहुत सारी चीजें हुई थी। यशवर्धन जी ने उसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया। अब देखिएगा, मैं बार बार शिवराज की बात कह रहा हूँ, शिवराज जी का हमारे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो जिस समाज से आते हैं उसके कारण आज
लोकसभा के अध्यक्ष जीत पाए, नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष हार जाते चुनाव। और बहुत सारी 3-4 सीटें ऐसी है जहां पर कि धाकड़ समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जिताने में भी जो हाथ रहा है शिवराज सिंह जी का, या शिवराज जी का रहा है, या अलवर कुछ कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कि शिवराज सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए उनको लाया जा रहा है, उनको स्वागत सम्मान के लिए लाया जा रहा है। अगर हम 4 मंत्रियों का स्वागत कर रहे हैं तो उस मंत्री का भी स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई इनका भी स्वागत करो, नहीं तो मैं लोकसभा अध्यक्ष में लोकसभा तक पहुंच ही नहीं पाता। तो देखिएगा शिवराज सिंह जी को इसलिए नहीं लाया जा रहा कि संगठन मजबूत होगा, ये मजबूत होगा, लेकिन वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट बैंक बड़ा है हमारे राजस्थान में, इसलिए उस बैंक उसको ला करके हम सम्मानित करना चाहते हैं। अब बार बार बात आ रही है कि उनको क्यों लाया जा रहा है, ले जा रहा है, लेकिन सीपी जोशी जीत के आए हैं, बड़ी बात नहीं है क्या? लोकसभा का चुनाव अगर जीत के आ रहा है कोई प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने चुनाव जीत के नहीं आता तो आज स्थिति क्या होती? उनको संगठन किस दृष्टि से मिला था, किस तरह का चरमराया हुआ मिला था। अब देखिएगा प्रदेश अध्यक्ष, देखिए प्रदेश में संगठन में रहते हुए जो मुख्यमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री जी बनने के बाद संगठन को भूल गए। अब संगठन को भूलने वाला, तो सही बात है, राकेश जी कह रहे थे अगर संगठन में नहीं रहे तो आप मुख्यमंत्री ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, इसलिए संगठन में आपको रहना है, क्योंकि संगठन के कारण आज मुख्यमंत्री बने हो। मुख्यमंत्री के कारण संगठन नहीं है, संगठन के कारण आप मुख्यमंत्री बनो। आपको निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के रहना ही पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्यों संगठन और प्रदेश अध्यक्ष और उनके बीच में आज तक बातचीत होने का सिलसिला क्यों नहीं शुरू हो पा रहा, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने बात भी की, भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहे हो? तो जैसे जिस प्रकार से सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो रिश्ता है, क्या इस तरह का रिश्ता इनके बीच में हो गया है क्या? ये रिश्ते को किस प्रकार से नहीं, ऐसा नहीं लगता है अभी तक, तो कम से कम बिल्कुल नहीं लगता है। श्याम सुंदर शर्मा जी सुनिए आप, मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री जी के निवास पर कोई कार्यक्रम हो रहा और कोई कार्यक्रम प्रदेश के कार्यालय में हो रहा। ये जो देखिएगा विरोधाभास की स्थिति थी। प्रदेश अध्यक्ष के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में जितनी बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह की स्थिति की, वो तो चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया भजनलाल जी को इसलिए कि भाई वो जिस तरह से उन्होंने संगठन में काम किया और जिस तरह से रिप्लेस करने का काम जो किया गया, और प्रदेश क्या राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व भी चाहता था कि बनाया गया। अब देखिएगा आज उनको राष्ट्रीय स्तर में मंत्री नहीं बनाया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तत्काल बदला जाना ऐसा कोई अटकल है। बहुत सारी कह रहे हैं कि भाई अब तुम प्रधानमंत्री जी अपनी जाति का प्रदेश अध्यक्ष लाने की बात बार बार कर रहे हैं कि लाएंगे कि नहीं लाएंगे, वो बात अलग है। वो क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं वो, इसलिए निश्चित तौर पर हो सकता हो कि भविष्य में उनको लाया जाए, लेकिन इन प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसा नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए जाएंगे तो उनको बहुत दर भटकना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके इस संगठन को, देखिए संगठन बनने कहाँ दिया, आप बताओ। वसुंधरा जी ने जिस प्रकार की जी बात तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जिस स्थिति में बीजेपी थी, संगठन की जो स्थिति थी, उसमें सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाना, उसके बाद लोकसभा में नतीजों का इस तरह से आना, पहले विधानसभा में जीत मिलना, उसके बाद लोकसभा में नुकसान होना, हालांकि सीपी जोशी का खुद का चुनाव निकालना। लेकिन कई मंचों पर हमने मुख्यमंत्री और अध्यक्ष को साथ देखा है, ऐसा नहीं है पिछली बार वाली जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ मीना जी, लोकसभा चुनाव के बाद एक मंच में बहुत सारी चीजें देखते हुए जो खिलखिलाता, जो हंसना, जो साफा पहनाना करना, वो चीजें क्यों गायब हो गई मुझे नहीं पता। देखिए है कुछ ना कुछ, राकेश जी को पता होगा ज्यादा, लेकिन मुझे नहीं, मैं कहता हूँ है कुछ ना कुछ, उसको दूर किए जाने की जरूरत है। संगठन और सत्ता का समन्वय नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के बाद श्याम सुंदर शर्मा जी एक स्वाभाविक, प्रधानमंत्री से अकेले मिलके आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अकेले मिलके आ गए, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को लेके नहीं गए। 25 का रिकॉर्ड बन रहा था, जहां 25 का रिकॉर्ड बन रहा था, वहां 11 सीट अगर बीजेपी की जाती है तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो तय होगी। और प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री की तैनाती तो अभी हुई है, मुख्यमंत्री तुरंत हटाने का दोनों की जिम्मेदारी तय होगी, एक की जिम्मेदारी नहीं होगी तय, फिर होगी तो दोनों की जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि सत्ता का मुख्यमंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। संगठन अध्यक्ष को कौन पूछता है जितना, क्योंकि जो कुछ होता है के पास होता है और कुछ देने के लिए होता है तो मुख्यमंत्री।
देखिए ये मान के चलिए प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहरा क्यों सकते हो, क्योंकि वो तो अपना चुनाव जी जीत के आया है, वो तो बहुत बड़ी बात जी करके आया है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल चुनाव जीत के नहीं आए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और अब श्रेय लेने का जी काम मुख्यमंत्री जी का होता है। तो फिर हार का काम भी कहना चाहिए, संगठन तो काम कर रहा बिल्कुल था, मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी। बिल्कुल 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 सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी, क्योंकि आप तो स्टार प्रचारक थे, आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन अभी बैठक संगठन की है, इसलिए मेरा सवाल सीपी जोशी को लेकर था। और मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला श्याम सुंदर शर्मा जी की गोविंद सिंह डोटासरा अच्छे अध्यक्ष और सीपी जोशी अच्छे अध्यक्ष नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला कि दोनों की कार्यशैली का एक बेसिक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है वो पर्सनालिटी का डिफरेंस है। कोई वर्कर पार्टी का अध्यक्ष बनकर भी वर्कर की तरह पीछे रहकर काम करता है, कम बोलता है और काम करने में ज्यादा विश्वास करता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो अपनी सीट पर ही अलायंस किया, अपनी कांग्रेस पार्टी को खड़ा नहीं किया। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है नहीं नहीं, कि जो आप बार जब बार प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष की देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की भिन्नता में देखिएगा, जो आरोप डोडासरा पे लगते हैं वो सीपी जोशी जी पे नहीं लगते कि हमने संगठन में जी जिसको क्या क्या दे दिया और कौन कौन क्या क्या जी ले जाए। कितने पदाधिकारी हैं यशवर्धन जी, आपने देखा था वो लिस्ट के ऊपर कितना बवाल हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कुछ को हटाया किसको नहीं लगा। ये चीजें डोडासरा के ऊपर लगी, सीपी जोशी पर नहीं लगी, ये तो है। और देखिएगा, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी और दोनों के बीच में मधुरता बनेगी, और कार्यकारिणी की बैठक में मेरे को लगता है कि ये जो बादल छाए हुए हैं वो छटेंगे और कुछ नयापन जी आएगा। जी है तो बात। जी। लेकिन कार्यकारिणी में बस एक औपचारिक बैठक होकर उपचुनाव की रणनीति बनकर कार्यकर्ताओं में जोश भरकर आगे निकल जाएंगे, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जितने प्रयास लगाए जा रहे हैं, अभी उनमें कुछ होने वाली संभावना दिखती है, या फिर अभी और प्रदेश अध्यक्ष मजबूती से बने रहेंगे और आने वाले समय में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बाद पार्टी देखेगी क्या करना है? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्या लगता है आपको अपने अनुभव से और पार्टी के और आरएसएस के जितने नेताओं से पूरे संभाग में, क्योंकि आपके संभाग से ही आते हैं प्रदेश अध्यक्ष? मीना जी बिल्कुल सही है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे संभाग से ही आते हैं। मगर एक चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा अगर बैठक होती है ना, तो वो खाली दिखाने के लिए नहीं होती है, वो मंथन असल में करती है। वो एक एक मुद्दे पे हर क्षेत्र के पे बात करेगी और उसको बकायदा नोट्स बनेंगे, और वो नोट्स पहले स्टेट में और फिर सेंट्रल तक जाएंगे कि क्या कारण रहे, क्या वजह रही। वो तरीका से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए आकलन करने में सक्षम है, और वो करती है। उसके संग आप देखिए कितनी मीटिंगें हुई थी चुनाव में, कांग्रेस की तो कुछ भी मीटिंग नहीं हुई उसके सामने। और दूसरी बात जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे वो भी सही है। कांग्रेस में एक नीति रही है कि विपक्षी दल के नेता का सम्मान करना। अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान राजीव गांधी ने किया था, नेहरू के जमाने में हुआ था, इंदिरा गांधी के जमाने हुआ। तो जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, वो एक नीति है कांग्रेस की, उस जिसके अंदर राजेंद्र राठौड़ का नाम आया। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस ने अपनी जो परंपरा है उसके हिसाब से ही काम किया। नंबर 2, मीना जी, जो आपका जो सवाल है, जो श्याम सुंदर जी ने भी कहा है कि इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कुछ तो कमी संगठन में आ रही है। अगर समन्वय होता तो अब तक जितनी नियुक्तियां होनी चाहिए थी, 6 महीने से ज्यादा हो गए, राजनीतिक नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई हैं। राजनीतिक नियुक्तियां होने से सत्ता और संगठन दोनों को बल मिलता है और उससे काम आगे बढ़ता है। लोगों कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है। मैं परसों कोर्ट में खड़ा था, तो ये पीपी लगते हैं, यूआईटी के अंदर वकील लगते हैं, वो पिछले 6 महीने से लिस्ट गई है, 5 महीने से आज तक नहीं आई। इस तरह की और भी नियुक्तियां, श्याम जी आप भी जानते हैं, अभी तक नियुक्तियां नहीं हो रही हैं इस तरह की। तो भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय, नियुक्ति होने के बाद फायदा नहीं मिला अरोड़ा साहब। जो नियुक्तियां हुई पिछले चुनाव कहाँ जीते, 11 हार गए। वो नियुक्ति तो जीतने के लिए करी थी, मगर वो कितनी हुई थी श्याम जी, ये भी तो देखिए आप। वो भी हुई थी, आप चुनाव हार गए सब जगह। हर जिले में है ये नियुक्तियां, एक खाली सेंट्रल, हर जिले में होती हैं, हर संघ क्षेत्र में होती हैं। कैबिनेट रैंक के संघ वो
अध्यक्ष बने जाते हैं, तो मीना जी जो कहने वाली बात ये है कि भजनलाल शर्मा खुद संगठन के आदमी है, वो संगठन से आकर सीएम बने हैं, उनका एक लंबा अनुभव रहा है, वो संगठन की पेचीदगियों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सीपी जोशी की तरह उन्होंने कम काम किया हो, सीपी जोशी से ज्यादा काम संगठन में किया है, तो संगठन पे उनकी पकड़ है। और वो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि उनको हर जिले में कौन कौन कहाँ काम कर रहा है उनको पता है। मगर भजनलाल की जो स्थिति है, जिस तरह से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं पर्ची वाला, वो जो स्थिति है वो उनकी स्थिति को कमजोर करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे को साइड ट्रैक किया गया, एक सामना उनको वो करना पड़ रहा है। राकेश जी ने कहा था कि वसुंधरा ने अपने पूरा एक पैनल संगठन हर जिले में तैयार किया था, तो वो स्थिति भी आज भी कायम है, वो स्थिति हटी नहीं है, वो उसको भी भजनलाल को सामना करना पड़ रहा है। बड़े नेता जो आज आउट ऑफ लाइन है, जैसे गुलाब जी हुए, राजेंद्र राठौड़ हुए, सतीश पूनिया हुए, किरोड़ी लाल मीना हुए, तो जो इनकी वर्किंग स्टाइल है उसका सामना भी भजनलाल को करना पड़ेगा, आरएसएस का सामना भी भजनलाल को करना पड़ेगा। और भजनलाल सत्ता के आदमी नहीं है, उनको भी सत्ता समझ नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो आदमी खड़ा होता है ना उसको एकदम से दौड़ नहीं सकता, अभी उसको चलने में टाइम लगेगा, उसको टाइम देना चाहिए। मगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो मीटिंग हो रही है जिसके लिए आप बात कर रही हैं, इससे बहुत सी कमियां निकल के सामने आएंगी। कई ऐसे लोगों का नाम सामने आएंगे जिन्होंने पार्टी को डिच किया है, ऐसे लोगों के नाम भी अब सामने आएंगे। और जिस तरह से पैरेलल एक्टिविटीज हो रही है पूरे राज्य के अंदर, वो भी निकल के सामने आएंगी। और ये भी निकल के आएगा शिवराज जी की तरफ से कि कैसे सत्ता को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, कौन कौन सी नई योजनाएं लाडली बहना की तरह लाई जा सकती है, ये चीज भी अब शिवराज जी के आने से आएगी। तो मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी जिस तरह से वर्किंग स्टाइल में काम करती है वो इससे बहुत कुछ निकालेगी आगे। ये जरूर है कि सीपी जोशी के ऊपर तुरंत निर्णय नहीं होगा, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर क्या उनकी स्थिति है संगठन के अंदर, इसका आकलन तो जरूर होगा, इस बारे में आकलन तो जरूर होगा कि सीपी जैसी की स्थिति। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सीपी जोशी की क्या स्थिति है ये पार्टी का आला कमान क्या जानता नहीं है, और क्यों उन्होंने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था जिस इंटेंशन के साथ, क्या वो पार्टी आला कमान को पता नहीं है? कितनी आपने सीपी जोशी को स्वतंत्रता दी थी, क्या आला कमान इस बात से अवगत नहीं है? तो सीपी जोशी की जिम्मेदारी तय करते समय ये सारी बातें भी तो देखी जाएंगी कि आपने बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल मीना जी, सब कुछ देखा जाएगी, किस पैरामीटर पे उनको लाया गया था और उस पैरामीटर में से कितना काम उन्होंने पूरा किया, ये ही देखने का काम है। और हर शहर उनका बोले बार बार पर्ची वाली बात आती है, क्या कांग्रेस की पर्ची आई थी वो खुली नहीं थी, वो बंद पर्ची की भी तो बात होनी चाहिए। ये 25 सितंबर को जो पर्ची आई थी वो खुल जाती तो फिर यशवर्धन जी सिनेरियो चेंज हो जाता, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम पर्ची की बात, पर्ची बनने की, पर्ची खुलने के बाद मुख्यमंत्री बन गए और अब चल रहे मुख्यमंत्री बन गए। पार्टी उठाने का अधिकार रखती नहीं है, पर्ची तो वहां पर हमेशा आती रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है और उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है नहीं, क्योंकि पूरा देश और दुनिया जानती है कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी पर्चियों से ही बनते रहे हैं। बहरहाल अभी हम उस मुद्दे में नहीं जा रहे। राकेश वशिष्ठ जी, अगर आज ये चर्चा होने लग गई है कि सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा दोनों के बीच में तालमेल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो क्या बीजेपी के लिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत परेशानियां हैं संगठन और सत्ता के सामने, अगर ये नैरेटिव बन गया और इस मीटिंग से पहले इस तरह की चर्चाएं कि भाई सीपी जोशी का पत्ता कटेगा क्या, या क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, तो इन दोनों को इस वक्त इस नैरेटिव को तुरंत तोड़ने की, बदलने की जरूरत है। देखिए मीरा जी, मैं हालांकि ये तो नहीं कह सकता कि सीपी जोशी और भजनलाल जी के बीच में कोई सामंजस्य की स्थिति नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं मान के चलता हूँ, एक चुनावी नतीजे और जातिगत समीकरण और संगठन में बदलाव होना आवश्यक इसलिए भी है कि जातिगत समीकरण को देखते हुए कि संगठन और सरकार में एक ही जाति का व्यक्ति रहना किसी पार्टी के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं हो सकता।
और इस कारण क्योंकि भजन लाल जी को तो एकदम नए आए हैं और उनको सेंट्रल कमांड ने ऊपर से भेजा है, तो उनको तो कम से कम साल 1.5 साल तक कभी डिस्टर्ब करने की कोई जरूर अभी लगता नहीं कि कोई डिस्टर्ब करने की स्थिति है। संभावना ऐसी बात की है कि जातिगत समीकरण को ध्यान रखते हुए और कुछ बदलाव लाने की दृष्टि से जोशी जी को स्थान पर और किसी अन्य व्यक्ति को संगठन का अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये हो सकता है कि सीपी जोशी को और कोई महत्वपूर्ण काम दे दिया जाए, हालांकि सरल स्वभाव के हैं। अब हम बीच में भी हमारे यशवर्धन जी और श्याम सुंदर जी तुलना कर रहे थे डोटासरा जी की और जोशी जी की। दिक्कत क्या होती है, जब सरकार नहीं है ना, सरकार में तो पार्टी मुखिया एक तरफ खुद ही बॉलिंग करता है, खुद ही बैटिंग करता है, डोटासरा को पूरा अधिकार है। सरकार में गहलोत के रहते हुए इतने बाचाल नहीं थे, उनकी नहीं दिख रही थी। दूसरी बात, अब स्थिति ये बनी है कि वो उनका आउटपुट ठीक आया। आपको ध्यान हो तो 2-3 पहले बार डिबेट में मैंने कहा था, अगर डोटासरा जी अगर 3-4 सीटें जीत के कांग्रेस की, तो इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि है नहीं कांग्रेस पास आदमी, और इनकी 3-4 क्या है तो 11 आदमी ले आए, तो स्थिति इनके लिए मजबूत है। इसलिए धुआंधार जरा चाहे उधर बैटिंग करने में लग रहे हैं, कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें। और चतुर्थी बात, पार्टी अध्यक्ष को इतना सक्रिय तो रहना ही चाहिए, आक्रामक तो होना ही चाहिए, विरोधी दल के जो खास तौर से जो पार्टी है उसको होना चाहिए। जोशी जी की हमारी थोड़ी कमजोरी है, ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जो कि पार्टी अध्यक्ष, हालांकि संगठन की दृष्टि से अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो उनकी आक्रामकता को जाहिर करता हो। अब मैं, आपने जो सवाल किया कि दोनों सरकार में संगठन में सामंजस्य को लेकर, मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। कारण क्या है, जब सत्ता का जो नेतृत्व है वो जब अपनी पावर दिखाना शुरू करता है, अपनी पकड़ मजबूत करता है, और तो संगठन को थोड़ा अजीब लगता है कि जो आदमी अब तक बिल्कुल निचले स्तर पर था, आज हमारे ऊपर सारी बात कर रहा है। क्योंकि जहां सरकार होती है वहां मुख्यमंत्री की चलती है, पार्टी अध्यक्ष की नहीं चलती। और उसको, और मुख्यमंत्री को अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, इस बात के लिए आवश्यक है वो चारों दिशाओं में अपना ऐसे काम करे कि जहाँ उसकी इसकी मजबूत होती चली जाए। केवल आला कमान के कहने पर उसको काम नहीं कर सकता वो, उसके लिए एक तो संगठन में भी अपना ध्यान देना पड़ेगा, सरकार पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लोगों की जन समस्याएं भी सुननी पड़ेगी, पार्टी के। अब आपने अरोड़ा जी कह रहे थे राजनीतिक नियुक्तियां नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पुराना इतिहास उठा के देखना, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, इतनी जल्दी कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। 4.5 साल बाद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किया। अभी क्या है, अभी इलेक्शन मोड से अभी निकले हैं, इलेक्शन मोड से अभी निकले हैं, अभी करेंगे। आपको ध्यान हो तो वसुंधरा जी के समय कई स्थान पर तो नगर यूआईटी के चेयरमैन ही नहीं बनाए जा सके। हमारा पिछला 5 साल का गहलोत जी के समय यूआईटी के चेयरमैन ही नहीं बना सके। वो कारण था, अगर बनाएंगे तो सिर्फ फटबल की नौबत आएगी, क्यों नेता कर। इसमें कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए मैंने सोच समझकर सारी बात की जाती है। अब एपीपी का बहुत राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, अब यूआईटी वगैरह ये तो बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, लेकिन आपके एपीपी वगैरह सारे चेंज होंगे। अभी सरकार जब काम करने लगी है, क्योंकि ये सारा नीचे के स्तर के सारी सूचियां जाती हैं, आरएसएस उनको अनुमोदित करता है, कुछ आरएसएस के भी आदमी आते हैं, उसके बाद सारी होती है। अच्छा 2-4 पोस्ट है, एपीपी से तो बहुत पोस्ट होती है, और हर कोर्ट में उनका होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। अब आपको 1-8 महीने में मैं समझता हूँ ये दिखने लग जाएगा। ये हो सकता है कि यूआईटी के चेयरमैन में थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है, बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, और इसलिए इसको रखने के लिए 1-2 महीने का समय और लग सकता है। जी अब बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी सवाल यशवर्धन सिंह जी से ले रही हूँ, माफी चाहती हूँ राकेश जी, लेकिन क्या है कि विषय ऐसा है कि हम अगले और 1 घंटे भी इस पर बात करें और आप लोगों का अनुभव लें तो जनता को उसका फायदा ही होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं की बड़ी समय की कीमत होती है, उनको लगता है कि हमें सिर्फ सुनना चाहिए, हम नहीं सुने, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबकी परेशानी, जबकि आपको सुनना चाहिए। हमारे साथ ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 10 साल में बहुत ज्यादा पैम्पर हो गए हैं, तो उनके साथ ये समस्या हो सकती है, हमारे साथ बीजेपी तो बाकायदा मतलब एक तरह से धमकी वाले अंदाज में बोलते हैं कि आपका 1 घंटे का शो होता है, बहुत लंबा होता है, इतना समय नहीं है। मैंने कहा भाई आपको सुनने का समय निकालना चाहिए, आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता को सुनना चाहिए कि सुनने की आदत खत्म हो गई है, सुनने की आदत खत्म हो गई। अलग-अलग जगह से लोग बोल रहे हैं, वो अलग-अलग विषयों को एड्रेस कर रहे हैं। पार्टी के लिए तो फ्री में आपको इनपुट मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो, लेकिन आप देख लीजिए। बहरहाल कोई बात नहीं है, सत्ता का नशा होता है। यशवर्धन सिंह जी, जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी की, और आपके यहाँ विधायक दल की बैठक में सभी विधायक भी नहीं पहुंचे,
तो कैसा लगता है? नहीं, उसमें तो अभी जैसे प्रदेश अध्यक्ष महोदय वापस बुलाएंगे बैठक भी, सारी बैठकें भी होंगी, सारी चीजें इनपुट भी होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जेन्युइन कारण होते हैं जिसके कारण नहीं पहुंच पाते। तो हमारा काम चल रहा है, वर्किंग चल रही है। अब देखिए हर पार्टी की अलग अलग तरह की वर्किंग होती है। बीजेपी बड़े पॉम्प एंड शो से, देखिए विश्व की सबसे धनी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, बहुत सारे संसाधन है, सारी चीजों पर आज उनका अधिकार है। तो वो उन लोगों की बैठक भी मास्टर स्ट्रोक मानी जाती है, हमारी बैठक मानी जाती है। तो अमीर और गरीब का ये फर्क तो रहेगा ही। तो हम हमारे क्या हिसाब से, बात हमारे है, तरीके से क्या हमारे बात, तरीके से हम आपने भी काम अच्छा कर पंच रहे मारा है। हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया आप सबका जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ बहुत 24 बहुत पर आभार। हमारी मीना हर जी, दिन कोशिश होती है कि जी क्या मीना बोल जी रहे हैं एक बात मैं हाँ जी, मीना हाँ जी जी, एक बात बोलिए कहना चाहूंगा। राकेश बोलिए। वशिष्ठ जी ने एक बात कही कि लास्ट समय पे होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। धर्म नारायण जोशी को अपॉइंट किया गया था स्पोर्ट्स चेयर बोर्ड का अध्यक्ष। लास्ट और वोट की नहीं कहा मैंने, नहीं नहीं लास्ट टाइम की नहीं कहा मैंने कहा था कुछ समय बाद सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। नहीं, मैं अभी कुछ तो एक इलेक्शन उदाहरण, बोर्ड से निकली है, इलेक्शन मैं बोर्ड कुछ से और निकली है और मैं सारे कुछ काम और हो कहना जाएंगे। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हाँ। स्पोर्ट बोर्ड का चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया। रात को लेटर निकला, 12 बजे उन्होंने ज्वाइनिंग दी, 3 बजे उनकी कार आई और 3:30 बजे इलेक्शन घोषित हो गए और कार वापस चली गई। वो कार में भी नहीं बैठ सके और 1.5 महीने बाद सत्ता चली गई। तो ये जो इस तरह की नियुक्तियां होती है ना लास्ट मोमेंट तक की, इससे ऐसा सत्ता को ऐसा नुकसान होता है। ये जी मेरा कहने का उदाहरण ये है कि हम्म। नियुक्तियां जो आपको करनी है अभी से कर दो, उससे क्या 5 साल जनता को लाभ मिलता है। भजन लाल जी मीना के मीना जी सामने मीना मी, भजन लाल जी मीना को जी मैं कह रहा हूँ इस अपने वक्त एक पड़ोसी नजीर राज्य जरूर हरियाणा पेश के करनी प्रदेश चाहिए। अध्यक्ष बदले हैं अभी। अभी हम्म। अपने पड़ोसी राज्य है हरियाणा का बिल्कुल अध्यक्ष सही है। बदल गया। अध्यक्ष बदलने का तो अरे कभी भी आपको एक छुट्टी बात आ ध्यान सकती है। दिलाऊं, 2003 में जब वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बनी थी, नियुक्ति के अगले दिन 2 लोगों की नियुक्ति हुई थी। श्याम सुंदर जी को अच्छे ध्यान होगा, लक्ष्मी नारायण डाठ भीलवाड़ा के यूआईटी चेयरमैन बने थे। गुरचरण सिंह गिल आपके एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल बने थे। ये फर्स्ट ऑर्डर थे आपके वसुंधरा राजे का। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों पर ही आरएसएस का पूरा हाथ था। आरएसएस चाहती थी जी कि सबसे पहले अब इनकी नियुक्ति की जाए। ऐसा अब नहीं है, भजन वो लाल जी ये को वो सब ये सोचना भारतीय देखना समझना है पड़ता है। वो तो भारतीय मेरा भवन कहने भजन का लाल जी मतलब को यह है ये नियुक्तियां देखना जल्द से जल्द हो ताकि नहीं, जनता का भारतीय काम हो भवन सके। तय करेगा जब भी होगी नियुक्तियां। भारतीय भवन तय है करेगा, सूची वहीं अब गई हुई भजन है। हाँ लाल हाँ, जी को जो भी है। इन सब बातों से ऊपर उठ के भजन लाल जी को कहीं न कहीं तो अपनी मजबूती साबित करने के लिए भी मुख्यमंत्री को और जो उन पर आरोप लग रहे हैं उनको अच्छा, धोने के लक्ष्मी लिए भी नारायण डाठ तो हमारे पॉलिटिकल आपके सबके मित्र हैं वो तो। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।